सीएसओ में पढ़ूं व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये सदन का आचरण आपका उचित नहीं है। भाई ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है। यहाँ बहस के विषय तय होते हैं। सदन चलाना चाहता है, ये नहीं चलाना चाहता। तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल शो अखाड़ा के इस नए वीडियो में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, मोदी सरकार में एक ऐसा बिल पेश करने जा रही है जो भारतीय राजनीति और देश के सामाजिक परिदृश्यों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। संसद में एक बेहद चर्चित और संवेदनशील बिल पेश होने जा रहा है जिसका नाम है FCRA बिल, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में नए संशोधन लाने वाला बिल। फ्रेंड्स, जैसे ही इस बिल की आहट हुई है, देश से लेकर विदेश तक की राजनीति गर्मा गई है। इस बिल पर राजनेता ही अखाड़े में नहीं आ गए हैं, बल्कि तमाम ईसाई और मुस्लिम संगठन और उनके नेता भी मुंह फुलाकर इस अखाड़े में एंट्री ले चुके हैं। यही नहीं, 7 समंदर पार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की बोहें भी तन गई हैं। क्या FCRA बिल संसद में पेश होगा या दबाव में आकर टाल दिया जाएगा? क्या इस बिल से विदेशी पैसों से होने वाली धर्म परिवर्तन पर लगेगी रोक? ईसाई संगठनों की नाराजगी की वजह आखिर क्या है? FCRA बिल को लेकर अमेरिका क्यों भड़का हुआ है? क्या ये CAA की तरह सरकार का अगला बड़ा कदम है? सवाल यह उठता है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? क्या इस बिल को पेश कराने में सरकार के सामने कौन कौन सी कानूनी और राजनीतिक रुकावटें आ सकती हैं? आज के वीडियो में हम ऊपर उठाए गए हर एक सवाल की तह में जाएंगे। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिरकार FCRA है क्या। FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। आसान शब्दों में कहें तो यह भारत का एक ऐसा कानून है जो तय करता है कि विदेशों से आने वाला पैसा यानी फॉरेन फंडिंग भारत में किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और उसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा। आपको बता दें कि चाहे कोई गैर सरकारी संगठन NGO हो, कोई धार्मिक संस्था हो, कोई ट्रस्ट हो या फिर कोई व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता, अगर उसे विदेश से कोई भी चंदा या आर्थिक मदद चाहिए तो उसे सरकार के FCRA कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। FCRA क्या है? विदेशों से आने वाले चंदे फंडिंग पर नजर रखने वाला कानून है। 1976 में ये पहली बार बना था। समय समय पर इसमें कड़े संशोधन किए गए। भारत में यह कानून सबसे पहले 1976 में आपातकालीन के दौरान बनाया गया था ताकि विदेशी ताकतें भारत की आंतरिक राजनीति में पैसे के दम पर दखल ना दे सके। और इसके बाद 2010 में और फिर 2020 में NDA सरकार ने इसमें कई कड़े बदलाव किए थे। अब सरकार फिर इस कानून में ज्यादा सख्ती लाने के लिए एक नया संशोधन बिल संसद में लाने जा रही है। सरकार का कहना है कि विदेशों से आने वाले करोड़ों अरबों रुपए के काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए यह संशोधन बेहद जरूरी हो गया है। फ्रेंड्स, अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील सवाल पर। क्या यह FCRA बिल पैसे के दम पर होने वाले ईसाई और मुस्लिम धर्म के विस्तार को रोकने के लिए कोई अहम रोल निभाएगा? पिछले कुछ दशकों में भारत के अलग अलग हिस्सों, खासकर आदिवासी इलाकों, पूर्वोत्तर राज्यों, पंजाब और उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में अक्सर ये खबरें सामने आती रही है कि विदेशी पैसों के दम पर लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो वहीं कई राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों का यह आरोप रहा है कि विदेशों से चैरिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या मानवीय सहायता के नाम पर अरबों रुपए भारत भेजे जाते हैं, लेकिन इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप
खिलाफ धार्मिक गतिविधियों और धर्मांतरण को बढ़ावा देने में खर्च कर दिया जाता है। ईसाई मिशनरियों पर अक्सर यह आरोप लगता है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल दूर दराज के गरीब और वंचित इलाकों में चंगाई सभाओं और धर्म प्रचार के लिए किया जाता है। वहीं कुछ मुस्लिम संगठन और मदरसों पर भी खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रो डॉलर के जरिए अपनी विचारधारा के प्रचार और धार्मिक ढांचे को मजबूत करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन नए FCRA बिल में प्रावधान इतने सख्त किए जा रहे हैं कि अब विदेशों से आने वाले पैसे का एक एक पैसा ट्रैक किया जाएगा। FCRA के नए कड़े प्रावधान भी जान लीजिए। पैसे की रीरूटिंग बंद होगी। इससे कोई भी NGO विदेश से पैसा लेकर किसी दूसरे छोटे NGO या संस्था को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। प्रशासनिक खर्च पर सीमा लगेगी। इससे विदेशी फंड का इस्तेमाल केवल उसी काम के लिए होगा जिसके लिए अनुमति ली गई है। बैंक अकाउंट्स की सख्त निगरानी होगी और इससे सारा पैसा केवल दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के मुख्य खाते में ही आएगा। और आखिरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। इससे संस्था के पदाधिकारियों की पहचान और आधार पासपोर्ट अनिवार्य होगा। तो वहीं अगर ये नए नियम सख्ती से लागू होते हैं तो जो संस्थाएं विदेशी पैसों की आड़ में धार्मिक प्रचार या धर्मांतरण का काम चला रही थी, उनके आर्थिक संसाधन पर पूरी तरीके से सूखा पड़ जाएगा। बिना पैसों के ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जानकारों का मानना है कि ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क अब बंद हो जाएंगे और यह बिल आर्थिक लालच देकर जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था उसकी रफ्तार को धीमा करने में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, सवाल यह भी है कि राजनीतिक रूप से यह बिल कहां खड़ा है। क्या NDA सरकार इस बिल को संसद में आसानी से पास करा पाएगी? लोकसभा में NDA के पास स्पष्ट और मजबूत बहुमत मौजूद है। ऐसे में लोकसभा से इस बिल को पारित कराने में सरकार को कोई खास परेशानी नहीं आने वाली है। असली परीक्षा और मुकाबला राज्यसभा में देखने को मिल सकता है। सवाल ये भी है कि क्या यह बिल CAA की कड़ी में ही एक अगला कदम है? देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के लिए FCRA बिल को लोकसभा में पास कराना मुश्किल नहीं है, लेकिन राज्यसभा में पिछले कुछ समय में NDA का आंकड़ा काफी मजबूत हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी फंडिंग जैसे मुद्दों पर सरकार के पक्ष में वोट करते रहते हैं या फिर वोटिंग के वक्त मौजूद नहीं रहकर अपनी अब्सेंस दिखाकर सरकार का रास्ता साफ कर देते हैं। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि NDA सरकार रणनीति बनाने में काफी माहिर है। जब सरकार इस बिल को टेबल करेगी तो उसने अपने सभी सहयोगियों को एकजुट रखने का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया होगा। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार इस बिल को दोनों सदनों में पास कराने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन गौरतलब बात यह है कि भले ही सरकार के पास संसद में संख्या बल हो, लेकिन इस बिल को कानून बनाने और लागू कराने की राह इतनी आसान भी नहीं है। इसके रास्ते में कई तरह की रुकावटें और चुनौतियां आ सकती हैं। विपक्षी दल इस बिल को लेकर सरकार पर हमलावर है। उनका आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए देश में सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहती है और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। संसद में बहस के दौरान तीखी नोकझोंक और वॉकआउट देखने को मिल सकता है। वहीं बिल के रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, संसद में गतिरोध। विपक्ष का हंगामा कर बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर सकता है। दूसरा, कानूनी चुनौती। मौलिक अधिकारों यानी आर्टिकल 14, 19 और 25 के उल्लंघन के नाम पर कोर्ट में याचिकाएं डाली जा सकती हैं। और तीसरे सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का दबाव पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर सरकार की छवि को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। एक और बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल जो चर्चा में है
क्या यह एफसीआरए बिल सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून की तरह ही सरकार का अगला बड़ा रणनीतिक कदम है? अगर हम ध्यान से देखें तो एनडीए सरकार के पिछले कुछ वर्षों के फैसले में एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। चाहे धारा 370 का हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, सीएए लागू करना हो या फिर अब एफसीआरए में बड़े बदलाव, ये सभी फैसले सरकार के उस विजन का हिस्सा माने जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और विदेशी हस्तक्षेप को खत्म करने को सबसे ऊपर रखा गया है। सीएए एफसीआरए की समानताएं क्या हैं वो बताते हैं। सीएए सीमा पार से आने वाले अवैध शरणार्थियों को नियंत्रित करने की कोशिश है। एफसीआरए सीमा पार से आने वाले अनरेगुलेटेड फंड के साथ सांस्कृतिक प्रभाव को नियंत्रित करने की कोशिश है। दोनों का साझा लक्ष्य है देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करना। जिस तरह सीएए को लेकर देश में यह माहौल बनाया गया था कि यह किसी खास समुदाय के खिलाफ है, ठीक वैसे ही माहौल अब एफसीआरए को लेकर भी देखने को मिल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि सीएए के जरिए सरकार ने देश की डेमोग्राफी पर बाहरी असर को रोकने की कोशिश की थी और एफसीआरए के जरिए सरकार देश के अंदरूनी ताने बाने पर विदेशी पैसों के असर को खत्म करना चाहती है। इसीलिए लोग इसे सीएए 2.0 या उसी कड़ी का अगला बड़ा कदम और इस बिल का छोटा भाई मान रहे हैं। फ्रेंड्स, सवाल है कि आखिर इस बिल को लेकर ईसाई और मुस्लिम संगठनों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उनकी नाराजगी की असली वजह क्या है? आइए दोनों पक्षों के नजरिए से समझते हैं। भारत में हजारों की संख्या में ईसाई संस्थाएं, कॉन्वेंट स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और ओल्ड एज होम चल रहे हैं। इसमें से कई संस्थाएं विदेशी दानदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन चैरिटीज पर निर्भर हैं। ईसाई संगठनों का कहना है कि एफसीआरए के नए और बेहद सख्त नियमों में उनकी चैरिटी और समाज के काम को पूरी तरीके से ठप किया जाएगा। उनका मानना है कि सरकार की इसी सख्ती की वजह से विदेशी दानदाता डर जाएंगे और मदद भेजना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों और संस्थाओं का कहना है कि खाड़ी देशों से जो पैसा मदरसों, मस्जिदों के रखरखाव, यतीमों की देखभाल और बाढ़ या आपदा राहत के लिए आता है, उस पर पहले से ही सरकार की कड़ी नजर है। अब नए संशोधन के बाद इस पैसे का हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस संगठन का आरोप है कि सरकार एफसीआरए का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय की स्वायत्तता और उसकी सामाजिक संस्थानों को कमजोर किया जा सके। यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। एफसीआरए बिल की गूंज हजारों मील दूर वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। अमेरिका आखिर इस भारतीय बिल में इतना असहज और भड़का हुआ क्यों है? इसकी मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है दुनिया भर में लोकतंत्र, मानव अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और पर्यावरण के नाम पर काम करने वाली कई बड़ी एनजीओ अमेरिका और पश्चिमी देशों से संचालित होते हैं। मिसाल के तौर पर एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस और कई बड़े क्रिश्चियन चैरिटी ग्रुप्स। अमेरिका का मानना है कि भारत का सख्त एफसीआरए कानून इन अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के पंख काट रहा है। भारत में कई अमेरिकी एनजीओ के लाइसेंस पहले ही रद्द किए जा चुके हैं, जिससे अमेरिका वैसे भी चिढ़ा हुआ है। दूसरी वजह है अमेरिका हमेशा से एनजीओ और फंडिंग के जरिए दुनिया के दूसरे देशों की नीतियों पर अपना इनडायरेक्ट असर डालता आया है। भारत जब अपने दरवाजे विदेशी फंडिंग के लिए बंद करता है तो अमेरिका का यह सॉफ्ट पावर कमजोर पड़ जाता है। तीसरी वजह है अमेरिकी विदेशी मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USIRF अक्सर अपनी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाते रहते हैं।
अमेरिका को लगता है कि एफसीआरए के नए नियमों से भारत में ईसाई मशीनरियों का काम पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, इसलिए वह इस बिल पर लगातार अपनी नाराजगी जता रहा है। फ्रेंड्स, एक तरफ जहां देश और दुनिया में विरोध के सुर उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने ईसाई समुदाय के एक हाई डेलीगेशन और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ एक बेहद अहम बैठक भी की है। इस बैठक में उठ रही तमाम आशंकाओं और अफवाहों पर गृह मंत्री ने विराम लगाने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार का मकसद किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनना नहीं है। जो संस्थाएं वास्तव में गरीबों की मदद कर रही हैं, अनाथों को पाल रही हैं या शिक्षा बांट रही हैं, उन्हें सरकार हर संभव सहयोग देगी। लेकिन जो संस्थाएं विदेशी चंदे का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में देश की जनसंख्या को बदलने या अवैध धर्मांतरण में करेंगी, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की नीति साफ है, पारदर्शिता का स्वागत है, लेकिन साजिश की कोई जगह नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि एफसीआरए बिल किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह पूरी तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर और पारदर्शी कानून है। ईमानदार और पारदर्शी काम करने वाले एनजीओ को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश की सुरक्षा और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एफसीआरए संशोधन बिल महज एक साधारण कानून नहीं है। इसके पीछे भारत के आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक ताने बाने और वित्तीय पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा ढांचा छिपा हुआ है। एक तरफ जहां सरकार इसे देश हित में उठाया गया एक पारदर्शी और सख्त कदम बता रही है, जिससे पैसे के दम पर होने वाले अवैध धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी, वहीं दूसरी तरफ विरोधी इसे अल्पसंख्यकों की संस्थाओं को दबाने और सिविल सोसाइटी की आवाज को खामोश करने की कोशिश करार दे रही है। इसे लेकर अखाड़ा जारी है। अब देखना यह होगा कि जब यह बिल संसद के पटल पर रखा जाता है तो इस पर कितनी गर्मागर्मी बहस होती है, विपक्ष का क्या रुख रहेगा और सरकार किस रणनीति के साथ इसे कानून का रूप देती है। आपकी क्या एफसीआरए बिल पर राय है? क्या आपको लगता है कि विदेशी फंडिंग पर इस तरह की सख्ती बेहद जरूरी है या फिर इसमें ढील दी जानी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।